डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर शीबा खालिद। जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों से डिस्कस किया था कि मैंने यूपीएससी का ऑप्शनल सोशियोलॉजी सिलेबस स्टार्ट किया है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने बात की थी डिवीजन ऑफ लेबर फ्रॉम इमाइल दुर्खीम। आज हम लोग उसी क्लास को कंटिन्यू करते हुए इमाइल दुर्खीम के ही सोशल फैक्ट्स की बात करेंगे। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द सोशल फैक्ट्स बाय इमाइल दुर्खीम। सो जैसा कि हम लोग जानते हैं, इमाइल दुर्खीम वॉज इंटरेस्टेड टू नो हाउ सोसाइटीज़ मेंटेन ऑर्डर इन द सिस्टम ऑफ हायरार्कीज़। सोसाइटी जो है वो किस तरीके से ऑर्डर मेंटेन करना चाहती थी, यानी एक बैलेंस किस तरीके से बनता है सोसाइटी में इंस्टेड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ हायरार्कीज़। क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि हमारी जो सिंपल सोसाइटी थी, जो हमारी प्रीमिटिव सोसाइटी थी, जिसको कि मैनेज किया जा रहा था डिफरेंट टाइप ऑफ कलेक्टिव कॉन्साइंस से, यानी हमारे जो वैल्यूज़ हैं, हमारे नॉर्म्स हैं, जो कि हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि उसको किस तरीके से इमाइल दुर्खीम ने क्या नाम दिया। तो अब ये वो जानना चाहते थे अपनी स्टडी से सोशल फिनोमेना में, सोशल फैक्ट्स में, कि किस तरीके से सोसाइटी की जो सॉलिडेरिटी है, जो बैलेंस है, उसको कैसे मेंटेन किया जा सकता है इंस्टेड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ हायरार्कीज। सो हाउ टू डील विथ सोसाइटीज़ डिसऑर्डर एंड चाओस। ये कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस थे जो कि सोशल फिनोमेना में इमाइल दुर्खीम ने उनका जो रिसर्च क्वेश्चंस था वो रिलेटेड था सोसाइटी के इन प्रॉब्लम से। सो व्हाट आर दोज प्रोसेसेस दैट हेल्प इन कीपिंग पीपल टुगेदर। कौन कौन से वो प्रोसेसेस हैं जो लोगों को एक दूसरे से जोड़ के रखते हैं। एंड ही डिस्कस सोशल फिनोमेना एज सुई जेनरस। सुई जेनरस विच हैज़ इट्स ओन यूनिक being, that means to understand the structure of society, एक unique form to understand the structure of society, that he called the sui generis. So social phenomena or is an outcome of our interaction that happens in our day to day life, यानी हमारी जो डे टू डे लाइफ है, हम क्या सोचते हैं, किस तरीके से एक्ट करते हैं, कैसी हमारी फीलिंग होती है, किस तरीके का हमारा डे टू डे रूटीन है, वो सोशल फैक्ट और सोशल फिनोमेना उसको हम सोशल फैक्ट्स कहते हैं। सो सोशल फिनोमेना इज एक्सटर्नल टू वन सेल्फ। इट इज़ नॉट डिराइव फ्रॉम आवर बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग। इसका मतलब हुआ कि जो हमारे सोशल फिनोमेना हैं वो पहले से ही हमारी सोसाइटी में मौजूद हैं, वो एक्सटर्नल हैं, यानी वो बायोलॉजिकल नहीं है, हमारे अंदर नहीं पैदा हुए, हमारी साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, हमारी बायोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग नहीं है जो कि हमें जेनेटिकली हमारे अंदर है आई है। ये जो हमारे सोशल फिनोमेना है वो हमारी सोसाइटी में ही मौजूद है, जिसको कि हम आफ्टर द बर्थ, जैसे जैसे हमारा लर्निंग प्रोसेस स्टार्ट होता है हमारी फैमिली से, जिसको कि हम सोशलाइजेशन का नाम देते हैं, हम अपने कल्चर को, अपने बिलीव्स, अपने नॉर्म्स को, जो कि हमारी सोसाइटी में स्पेशली स्टार्टिंग फ्रॉम आवर फैमिली, हम वहाँ से इसको सीखना स्टार्ट करते हैं। सो दे एंड्योर ओवर टाइम। सो coercive endowment on a society will of an individual is not important, यानी हमारी इच्छा ज़रूरी नहीं है, हम सीखना चाहें या ना सीखना चाहें, हमें सर्वाइव करने के लिए उनको सीखना ही पड़ेगा। उनके अकॉर्डिंगली हमारे लाइफ जो है वो ट्रैक पे होती है, यानी सेट होती है, उसी के हिसाब से चलना पड़ता है। लाइक थ्रू लॉज, हम चाहें या ना चाहें हमें लॉज को फॉलो करना है। पॉलिसीज़, डिफरेंट पॉलिसीज़ हैं, एंड लीगल एक्शंस, अगर हम उसको नहीं फॉलो करते हैं तो हमारे खिलाफ लीगल एक्शंस लिए जाएंगे। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमारी सोसाइटी में पहले से ही मौजूद हैं टू कंट्रोल आवर लाइफ, हमारी लाइफ को कंट्रोल करने के लिए। अगर हमारी लाइफ को कंट्रोल करने के लिए ये लॉज नहीं बनाए जाते तो हमारी लाइफ एनिमल्स की तरह होती, हम सही बिहेव करना नहीं सीख पाते, हम सोशलाइज मेंबर नहीं हो पाते, हमारी सोसाइटी की जो सॉलिडेरिटी है, जो बैलेंस है, उसको हम मेंटेन नहीं कर सकते थे। तो सोसाइटी के बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, सोशल कंट्रोल रखने के लिए ये लॉज, ये पॉलिसीज़ बनाए जाते हैं, ये लीगल एक्शंस होते हैं जो हमारी लाइफ को, हमारी सोशल लाइफ को
कंट्रोल करते हैं। सो दुर्खीम हैज़ डिवाइडेड दिस थ्योरी इनटू 2 थीम्स। दुर्खीम की सोशल थ्योरी है, सोशल फिनोमेना और सोशल फैक्ट्स जो थ्योरी है उसको इन्होंने 2 भागों में डिवाइड किया। सो देयर आर 2 मेन थीम्स इन द वर्क ऑफ एमाइल दुर्खीम, सो दैट सोशियोलॉजी इज डिस्टिंग्विश फ्रॉम साइकोलॉजी। जो सोशियोलॉजी है वो साइकोलॉजी से अलग है, डिस्टिंग्विश फ्रॉम साइकोलॉजी। कैसे? द प्रायोरिटी ऑफ द सोशल ओवर द इंडिविजुअल। साइकोलॉजी में हमारी प्रायोरिटी क्या होता है? इंडिविजुअल बिहेवियर। हम किस चीज़ को स्टडी करते हैं? इंडिविजुअल बिहेवियर को। लेकिन सोशियोलॉजी में हम क्या करते हैं? सोसाइटी में हम वी स्टडी सोसाइटी एज ए होल, सोसाइटी इन जनरल। सो द प्रायोरिटी ऑफ द सोशल ओवर द साइकोलॉजिकल individual. So the idea that society can be studied scientifically, यानी we can do a systematic study of society like a natural science. जैसा कि हम natural sciences में स्टडी करते हैं सिस्टमैटिक स्टडी, उसी तरीके से हम सोशल स्टडी जो है, सोसाइटी की जो स्टडी है, उसको भी हम साइंटिफिक वे में सिस्टमैटिकली कर सकते हैं। सोशली society gradually influence how we think, what to think, and social institutions the idea that individual thinks accordingly. हमारे जो social institutions हैं वो डिसाइड करते हैं, वो आइडिया होते हैं, वो हमारे सोशल इंस्टीट्यूशंस हमारे क्या क्या हैं? हमारे रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, हमारे मैरिज सिस्टम, हमारी पॉलिटिकल, हमारी गवर्नमेंट पॉलिसीज़, हमारे लॉज, ये हमारे ये सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं जिनसे कि हमारी सोशल लाइफ जो है वो ऑर्डर में आती है, वो कंट्रोल होती है। तो जो हमारा सोसाइटी जो है वो इन्फ्लुएंस, सोसाइटल इन्फ्लुएंस जो है वो ग्रेजुअली हमारी लाइफ पे असर डालता है। हम कैसे सोचते हैं, हम क्या सोचते हैं, इन चीज़ों का असर उससे हमारी लाइफ पे चलता है। सो सोसाइटी इज़ सुप्रीम, इट गवर्न्स द बिहेवियर। सोसाइटी जो है वो सुप्रीम है, वो हमारे बिहेवियर को गवर्न करती है। सो दुर्खीम आर्ग्यूड दैट सोशियोलॉजी शुड बी ओरिएंटेड टुवर्ड्स empirical research. Like a natural science, I said, we can do a systematic study in sociology also. यानी हम सोसाइटी की जो स्टडी है एक एम्पारिकल रिसर्च जो है, जो कि रीज़न पे और एक्सपेरिमेंट पे डिपेंड करती है, जैसा कि हम लोग नेचर ऑफ सोशियोलॉजी में इस चीज़ को पढ़ चुके हैं, तो उसी तरीके से हम सोसाइटी की स्टडी जो है, एम्पारिकल रिसर्च जो है, हम सोसाइटी की कर सकते हैं, सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी. So threatened by a philosophical school within sociology itself. So Durkheim proposed that the distinctive subject of matter of sociology, the study of social facts. तो दुर्खीम ने थ्योरी ऑफ सोशल फैक्ट्स दिया आफ्टर द सोशियोलॉजी सोशल फिनोमेना. सो सोशल फैक्ट्स कैन हेंस बी डिफाइंड एज एवरी वे ऑफ एक्टिंग, फिक्स और नॉट, capable of exercising on the individual as external constraint. यानी हमारी जो every way of lifestyle है, हमारी एक्टिंग, हमारी फीलिंग, जो कि फिक्स है या नहीं है, जो हम करते हैं जानबूझ के और इंटेंशनली और अनइंटेंशनली दोनों ही. तो दिस एक्सरसाइज क्या होता है, जो इंडिविजुअल जो होता है वो एक्सटर्नल कॉन्स्ट्रेंट के थ्रू हम उनका इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर, जो मॉरल एंड वैल्यूज़ जो है हमारे, जो कलेक्टिव कॉन्साइंस जो है हमारी, उसका इन्फ्लुएंस हमारे पर्सनैलिटी पे पड़ता है. तो हमारे जो बिहेवियर होते हैं उसी के अकॉर्डिंगली डिसाइड होते हैं, उसी के अकॉर्डिंगली होते हैं. सो दे आर इंटरनलाइज इन द कॉन्साइंसेस ऑफ इंडिविजुअल एंड दीज कॉन्स्टेंट प्रोवाइड अस मोरल ऑब्लिगेशन. दस सोशल फैक्ट्स कंट्रोलर्स, तो हमारे जो सोशल फैक्ट्स को कंट्रोल करते हैं ये कॉन्साइंसेस, इनको कहते हैं हम कलेक्टिव कॉन्साइंसेस. सो इन दिस सेंस सोसाइटी इज समथिंग बियॉन्ड अस एंड समथिंग इन आवरसेल्व्स. यानी सोसाइटी जो हमारे अंदर है उससे भी कहीं आगे है, और जो चीज़ हमारे अंदर है, जो हमारा बायोलॉजिकल हमारी थॉट प्रोसेस है, और उसके बाद सोसाइटी के अकॉर्डिंगली हमारे जो नॉर्म्स और हमारे बिलीव्स हैं उससे हम जो सीखते हैं. तो समथिंग बियॉन्ड अस, हमसे भी ज़्यादा, यानी हम चाहें या ना चाहें वो चीज़ें हमें सीख के हमारी लाइफ को कंट्रोल करती हैं. सो सोशल फैक्ट्स आर सच फैक्ट्स दैट एक्टर एंड द सोशल साइंटिस्ट कम टू नो थ्रू सोशल फिनोमेना. तो सोशल फिनोमेना जो है उसके थ्रू हम सोशल फैक्ट्स जो हैं
उसकी स्टडी करते हैं। तो एक्टर कौन हुए? जिनके ऊपर स्टडी हुई, यानी हमारी पॉपुलेशन, हमारे सोसाइटी मेंबर्स एंड रिसर्चर्स। सो सोशल फैक्ट्स exceed our intuitive understanding and must be investigated through observation and measurement. Like a natural sciences, we do a systematic study. We start from the observation and the measure the facts. In sociology also, we do a systematic study of social phenomena. By the observation and measurement, we come to the results. So these ideas are so central in sociology that Durkheim is often seen as father of sociology. Why? Because we called him as a father of sociology, because he gave us the systematic study of society. Systematic study of society, as Durkheim said, like Auguste Comte की स्टडी को उन्होंने आगे बढ़ाते हुए बोला कि जैसे कि नेचुरल साइंसेज में हम सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ फिनोमेना करते हैं, उसी तरीके से हम सोशियोलॉजी में भी सोसाइटी की सिस्टमैटिक स्टडी कर सकते हैं। तो सोशल फैक्ट्स आर द सोशल स्ट्रक्चर and cultural norms and values that are external to and coercive of actors। यानी जो सोशल फैक्ट्स हैं वो हमारे सोशल स्ट्रक्चर्स हैं जिन पे कि हमारी सोसाइटी डिपेंड करती है, हमारा इंस्टीट्यूशन, हमारा मैरिज सिस्टम, हमारा फैमिली सिस्टम, हमारा रिलीजियस सिस्टम, हमारा पॉलिटिकल सिस्टम, हमारा इकोनॉमिक सिस्टम, ये सारे हमारे सोशल स्ट्रक्चर्स हैं जिनके ऊपर कि हमारी लाइफ जो सोसाइटी जो है उनके ऊपर डिपेंड करती है। सो फॉर एग्जांपल, स्टूडेंट्स आर कॉन्स्ट्रेंड बाय यूनिवर्सिटी रूल्स एंड लॉज। जैसे कि स्टूडेंट्स होते हैं, आप यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर आते हो तो वही रूल्स एंड रेगुलेशन आपको फॉलो करने पड़ते हैं, डिसिप्लिन में रहना पड़ता है। क्लासरूम के रूल्स अलग होते हैं, आपके कैंटीन में बैठने के रूल्स अलग हैं, फ्रेंड्स के साथ बातें करने के, फैकल्टी के साथ बातें करने के, सबके अलग अलग रूल्स हैं। तो उन रूल्स एंड रेगुलेशन को आपको फॉलो करना पड़ता है और डिसिप्लिन में रहना पड़ता है। उसी तरीके से यूनिवर्सिटी क्या हुआ हमारा, इज़ ए सोशल स्ट्रक्चर। यूनिवर्सिटी एक सोशल स्ट्रक्चर हो गया एंड दैट प्रोवाइड अस सर्टेन वैल्यूज़, जो कि हमें सर्टेन वैल्यूज़, सर्टेन नॉर्म्स जो है वो प्रोवाइड करती है जिसको कि हम फॉलो करते हैं। सो सोशल फैक्ट्स इज एवरीडे वे ऑफ एक्शन विच इज़ जनरल थ्रू आउट अ गिवन सोसाइटी, यानी जो हमें सोसाइटी से मिलते हैं, वाइल एट द सेम टाइम एग्जिस्टिंग इन इट्स ओन राइट एंड इंडिपेंडेंट interdependent of its individual manifestation। इसके बाद आता है लैंग्वेज एज ए सोशल फैक्ट्स। तो Durkheim refers लैंग्वेज एज ए सोशल फैक्ट्स इन 3 ways। 3 ways में जो है, 3 ways में लैंग्वेज एज ए सोशल फैक्ट Durkheim ने बताया है। नंबर 1, फर्स्ट, लैंग्वेज इज़ अ सोशल फैक्ट दैट कैन बी स्टडी साइंटिफिकली, यानी लैंग्वेज जो है उसको भी हम साइंटिफिकली स्टडी कर सकते हैं। एंड इट कैन बी स्टडीड मोर देन ए फिलोसफिकल आइडिया कंसिस्टिंग ऑफ सम रूल्स एंड ग्रामर, यानी कुछ रूल्स और ग्रामर हैं, उनके बेसिस पे हम लैंग्वेज को स्टडी कर सकते हैं साइंटिफिकली। वी कैन डू अ साइंटिफिकली रिसर्च और स्टडी ऑफ लैंग्वेज। नंबर 2, लैंग्वेज इज़ नॉट समथिंग दैट ओरिजिनेट फ्रॉम अस। जैसा कि उन्होंने बताया कि सोशल जो फिनोमिना है वो ओरिजिनेट नहीं होते हमारे अंदर से, यानी ये बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल नहीं होते हैं, ये हमारी सोसाइटी में मौजूद होते हैं, यानी हम आके इनको अडॉप्ट करते हैं। उसी तरीके से जो लैंग्वेज होती है, यानी जैसे हम एज ए इंडियन अगर हम देखें कि हमारे यहाँ बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, लेकिन हम जिस पार्ट में होते हैं, साउथ की लैंग्वेज अलग होती है, या नॉर्थ में आप आइए उनकी लैंग्वेज अलग होती है, बंगाल में चले जाइए वहाँ लैंग्वेज आपको अलग मिलेगी। तो अगर एक ऐसा तो नहीं है कि आप बॉर्न हुए बंगाली और आपको माहौल में रख दिया जाए, अगर नॉर्थ में ला कर के यूपी में रख दिया जाए अगर, तो क्या आप अगर बंगाली ना बोली जाए आपके सामने तो क्या आप बंगाली बोलना शुरू कर दोगे? नहीं, आप बंगाली कल्चर में रहोगे,
उस माहौल में रहोगे, इस लैंग्वेज को सुनोगे अगेन एंड अगेन, तब वो लैंग्वेज आपके अंदर बार बार रिकॉल होगी और आप उसको लर्न करते हो, सीखते हो। यानी सीख के पैदा नहीं हुए, हमको सीखना पड़ता है। उसी तरीके से हमारे नॉर्म्स, हमारे वैल्यूज़, हमारे कल्चर जो कि हम सीख के पैदा नहीं होते, हमको उसको यहाँ पे आ करके सोसाइटी में सीखना पड़ता है। यानी ये हमसे पहले यहाँ मौजूद होते हैं, हम आते हैं और इसको अडॉप्ट करते हैं। थर्ड जो है, लैंग्वेज इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड इन इट्स यूज़। एंड फाइनली द चेंज इन लैंग्वेज कैन नॉट बी ट्रेस टू अ पर्सन। लैंग्वेज चेंज पर्सन को ट्रेस नहीं कर सकता। द चेंज ऑक्योरिंग इन सोशल स्ट्रक्चर ब्रिंग चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज। यानी सोशल स्ट्रक्चर का जो चेंज है वो ही जो है लैंग्वेज को चेंज कर सकता है। उसके बाद है टाइप्स ऑफ सोशल फैक्ट्स। So Durkheim differentiated two different types of social facts. Number one, material, and number two, non-material. तो material social facts कौन कौन? Such as style of architecture, forms of technology and legal codes. ये हमारे material social facts हैं। सो दे आर डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल, जिसको कि हम डायरेक्टली ऑब्जर्व करते हैं। यानी हम जिस माहौल में रहते हैं, जिस तरीके का आर्किटेक्चर है, जिस तरीके का टेक्नोलॉजी है, वहाँ पे लीगल कोड्स है, उसी के अकॉर्डिंगली हमारी लाइफ हो जाती है, हम उसको सीखते हैं, लर्न करते हैं। सो मोर इम्पॉर्टेंटली दीज मटेरियल सोशल फैक्ट्स ऑफन एक्सप्रेस अ फार लार्जर एंड मोर पावरफुल रीम ऑफ मोरल फोर्सेस। सो दुर्खीम सॉ social facts along a continuum of materiality. The most material facts are population size and density, and changes of communication and housing arrangement. Durkheim called these facts, इन facts को Durkheim ने जो नाम दिया है वो है morphological. Durkheim ने 3 different जो मेथड्स बताए हैं सोसाइटी को स्टडी करने के, इसमें सबसे पहला जो है मॉर्फोलॉजिकल यानी पॉपुलेशन, उसकी डेंसिटी जानना, एनवायरनमेंट को समझना, वहाँ के लैंग्वेजेस क्या क्या हैं, इन चीज़ों को जानना। तो ये चीज़ें आती हैं मॉर्फोलॉजी के अंदर में। सो दे फिगर मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इन हिज फर्स्ट बुक रिटन बाय इमाइल दुर्खीम, द डिवीजन ऑफ लेबर, जिसको कि हम प्रीवियस क्लास में मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब आता है हमारा नॉन मटेरियल फैक्ट्स, नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट्स। सो दुर्खीम रिकॉग्नाइज दैट नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट्स आर टू अ सर्टेन एक्सटेंट फाउंड इन द माइंड ऑफ इंडिविजुअल। कुछ सर्टेन एक्सटेंट है जो इंडिविजुअल माइंड में पाए जाते हैं। सो दैट इज व्हेन पीपल बिगिन टू इंटरैक्ट इन कॉम्प्लेक्स वेज। कॉम्प्लेक्स वेज में जब एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करने लगता है तो वो कॉन्शियस हो जाता है। सो देयर इंटरैक्शन विल ओबे लॉज ऑल देयर ओन। सो दुर्खीम अंडरस्टूड नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट थ्रू materially like bureaucrats or bureaucracy, for example, which is a mixture of morphological components and non-material social facts such as the bureaucratic norms. जो bureaucratic norms हैं उनको जानना, उनको फॉलो करना. So Durkheim focus more on non-material social facts. So he has given 4 types of non-material social facts. Number 1 is morality, collective conscience, collective representation and social currents. तो morality क्या चीज़ हुई? Morality means Durkheim was a sociologist of morality in the broadcast sense of the word. So morality was the foundation of sociology as a discipline. Durkheim's view of morality had 2 aspects. Durkheim ने 2 aspect बताए हैं morality के. Number 1, Durkheim was convinced that morality is a social fact. जो morality है वो social fact है. And that can be empirically studies. यानी हम इसकी scientific study कर सकते हैं. So is external to the individual. यानी जो मोरल्स हैं, वैल्यूज़ हैं, वो एक्सटर्नल हैं इंडिविजुअल के लिए, जिनको कि इंडिविजुअल लर्न करता है.
is coercive of the individual and is explained by other social facts. दूसरे जो social facts हैं उससे ये morality जो है वो explain की जाती है जिनको कि individual learn करता है. So his studies were driven by his concern about the moral health of modern society. यानी जो हमारी मोरल जो हमारी कॉम्प्लेक्स सोसाइटी है, जो हमारी मॉडर्न सोसाइटी है, उसकी मोरल हेल्थ क्या है. पहले क्या था, हमारी जो प्रिमिटिव सोसाइटी थी उसमें हमारी लाइफ कंट्रोल किन चीज़ों से होती थी. हमारा सोशल कंट्रोल जो था, हमारी सोसाइटी जो कंट्रोल होती थी वो थे मोरल से. हमारे वैल्यूज़, हमारे नॉर्म्स, हमारे कस्टम, ये हमारी लाइफ को कंट्रोल करते थे. लेकिन जैसे जैसे हमारा सोचने का ढंग, हमारा थॉट प्रोसेस चेंज हुआ आफ्टर द इंडस्ट्रियलाइजेशन, जब हमारी सोसाइटी सिंपल से कॉम्प्लेक्स सोसाइटी में चेंज हुई तो हमारे सोचने का जो ढंग था वो बदल गया. सो मच ऑफ दुर्खीम सोशियोलॉजी कैन बी सीन एज ए बाई प्रोडक्ट ऑफ हिज कंसर्न विथ मॉरल इश्यूज़. तो बहुत सारी जो उनकी स्टडीज़ हैं वो उसमें हम देख सकते हैं कि उन्होंने सिंपल सोसाइटी और कॉम्प्लेक्स सोसाइटी के बीच का जो डिफरेंस है उसको बताने की कोशिश की कि उस वक्त हमारी जो लाइफ थी वो मोरालिटी पे बेस्ड थी. हमारे कलेक्टिव कॉन्साइंस थे जो कि हमारी लाइफ को कंट्रोल करते थे हमारी सोसाइटी में जो सॉलिडेरिटी मेंटेन करने के लिए. लेकिन बाद में जैसे जैसे हमारी सोसाइटी कॉम्प्लेक्स होती चली गई, वहाँ पे डिवीज़न ऑफ लेबर हो गया, जहाँ पे हायरार्की देखने को मिली, तो हमारी लाइफ जो मोरल्स थे उन पे चेंजेस आने शुरू कर दिए. लोगों का थॉट प्रोसेस जो है वो चेंज होने लगा, लिबरल थॉट्स होने लगे. सो दुर्खीम व्यूड दैट पीपल वर इन डेंजर ऑफ ए पैथोलॉजिकल लूजनिंग ऑफ मोरल बॉन्ड्स. तो मोरल बॉन्ड्स जो थे आफ्टर द इंडस्ट्रियलाइजेशन और मॉडर्न सोसाइटी में टूटते हुए नज़र आने लगे. तो व्हाट द मोरलिटी शुड बी वॉज लेस इंटरेस्ट टू हिम. अब क्या उनके लिए इंटरेस्ट नहीं बचा मोरालिटी में. सो दुर्खीम डेवलप द आइडिया ऑफ कलेक्टिव कॉन्साइंस. सो इन फ्रेंच द वर्ड कॉन्साइंस मीन्स बोथ कॉन्शियसनेस एंड मॉरल कॉन्साइंस, यानी हमारी कॉन्शियसनेस और मॉरल कॉन्साइंस. सो द टोटली ऑफ बिलीव्स एंड सेंटिमेंट्स जो कि हमारी लाइफ को कंट्रोल करते हैं. So common to every citizen of the same society form a determinate the system which has its own life. So it is not just a reflection of material base as Marx sometimes suggested. So it refers to the general structure of shared understanding. Durkheim employ the concept to argue that primitive societies had a stronger collective consciences. जो प्रिमिटिव सोसाइटी थी, हमारी जो सिंपल सोसाइटी थी, उसके जो कलेक्टिव कॉन्सेंसस जो थे, जो मॉरल एंड वैल्यूज़ जो थे वो स्ट्रॉन्ग थे. दैट इज़ मोर शेयर अंडरस्टैंडिंग, जिसमें कि सिंप्लिसिटी थी, जिसको कि हम होमोजेनिटी कह सकते हैं, होमोजेनस सोसाइटी थी, एंड नॉर्म्स एंड बिलीव्स दैन द मॉडर्न सोसाइटी. लेकिन मॉडर्न सोसाइटी हमारी कॉम्प्लेक्स सोसाइटी में चेंज हो गई, उसके बाद डिफरेंसेस आए और होमोजेनस सोसाइटी से, होमोजेनिटी से हीट्रोजेनिटी हमें देखने को मिलती है. सो दुर्खीम्स डिससेटिस्फैक्शन अबाउट ब्रॉड एंड एमॉर्फस कॉन्सेप्ट ऑफ कलेक्टिव कॉन्साइंस लेड हिम to work on more concrete concept, the collective representation. 4 भाग में बांटा, 4 टाइप्स डिवाइड किया. नंबर 1 कलेक्टिव कॉन्साइंस, नंबर 2 कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन. तो कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन का मीनिंग है आइडिया. द मीनिंग ऑफ कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन इन फ्रेंच दैट इज आइडिया. सो दुर्खीम यूज द टर्म टू रेफर टू बोथ अ कलेक्टिव कॉन्सेप्ट एंड सोशल फोर्स. यानी रिलीजियस सिंबल्स, मिथ एंड पॉपुलर लेजेंड्स रिप्रेजेंट कलेक्टिव बिलीव्स. जो हमारे रिलीजियस सिंबल्स हैं, हमारे मिथ हैं, हमारे पॉपुलर जो लेजेंड्स हैं, उनके रिप्रेजेंट करते हैं कलेक्टिव बिलीव्स को, नॉर्म्स को एंड वैल्यूज़ को, एंड दे मोटिवेट अस टू कन्फर्म टू दीज कलेक्टिव क्लेम्स. हमारी लाइफ को उसी के अकॉर्डिंगली चलाने के लिए दे मोटिवेट अस. अब्राहम लिंकन for example, Abraham Lincoln functions in American society as collective representation, and that allow people to think about themselves as Americans. यानी जो अब्राहम लिंकन ने
जो एक मूवमेंट स्टार्ट किया था उसमें लोगों को सोचने पे मजबूर किया कि वो भी अमेरिकन्स में से हैं। उसके बाद आता है हमारा सोशल करेंट्स, सो विच डू नॉट प्रेजेंट देमसेल्फ इन द क्रिस्टलाइज फॉर्म। तो सोशल फैक्ट्स जो हैं वो क्रिस्टलाइज फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो दुर्खीम कॉल्ड इट सोशल करंट। दैट मीन्स द ग्रेट वेव्स ऑफ एंथुसियाज्म, indignation and pity. Enthusiasm, indignation and pity. So they are less concrete than other social facts. जो social current हैं वो less concrete होते हैं other social facts के मुकाबले में. They have coercive power upon us. So social currents can be seen as a sets of meanings that are shared by members of collectively. So social currents are, what are they? Our moods, हमारे mood that are vary from one collectivity to other, जो depend करते हैं अलग अलग mood. So division of in social facts, so social currents are moods that vary from one collectively to other. मुझे उम्मीद है आप लोगों को क्लास ये पसंद आई होगी। सोशल फैक्ट्स के बारे में आज हम लोगों ने पढ़ा है। अब नेक्स्ट क्लास मेरी जो होगी वो सुसाइड स्टोरी ऑफ इमाइल दुर्खीम। तो आज हम लोगों ने टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल एंड नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट्स के बारे में जाना, सोशल फिनोमेना के बारे में आज हमने स्टडी किया। मेरी प्रीवियस क्लास जो है वो डिवीजन ऑफ लेबर इसका हिस्सा है, जिसकी फर्स्ट बुक द डिवीजन ऑफ लेबर इट वाज पब्लिश बाय इमाइल दुर्खीम। तो इसके रिटन बाय इमाइल दुर्खीम। तो इस किताब के बारे में, इस पॉइंट के बारे में हमने जाना, जो उनकी रिसर्च भी थी द डिवीजन ऑफ लेबर, जो कि मेरी प्रीवियस क्लास भी है। इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप लिंक देख सकते हैं जा करके। और मैंने आप लोगों के साथ एक बुक की वेबसाइट शेयर की थी www.mysocialbliss.com, जहाँ से आप फ्री बुक्स PDF फॉर्मेट में related to your course, your UPSC course and different law courses, medical courses and different अलग interesting books, psychology related psychology, political science, sociology, you can download it बिल्कुल फ्री में आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और ऑफलाइन मोड में भी बुक्स को सेव करके पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।